नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है, एक एक करके जाने के दरअसल आपको बता दें कि वे अपनी सरकार से ज़्यादा मोदी सरकार से खुश हैं चीन के लोग। ग्लोबल टाइम के सर्वेक्षण में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हाँ, वहाँ के मुखपत्र कहे जाने वाले मीडिया ने ही ये इसका खुलासा किया है। अगली बड़ी खबर जानेंगे जहाँ पर चीन के साथ तनाव के बीच दुश्मनों पर निगाह रखने को इसराइल से AWCS खरीदेगा भारत। 200 करोड़ डॉलर होंगे खर्च, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच चीन पाकिस्तान की नापाक दोस्ती को भारत वियतनाम मिलकर देंगे करारा जवाब। हो गई है बड़ी डील, टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया, ये भी जानेंगे। और इस बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि 1962 के संघर्ष के बाद से अब सबसे ज़्यादा हालात गंभीर है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, विदेश मंत्री ने ये स्वीकार किया है कि हालात खराब हैं लद्दाख LAC पर। सब कुछ खबरें जानेंगे जहां पर सुशांत के पिता का बड़ा बयान, बोले बेटे की हत्या की है रिया ने, उसको गिरफ्तार करो। इसके साथ ही रिया ने भी अपील की है कि मेरे परिवार को जान का खतरा है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर कांग्रेस में जबरदस्त फूट मस्ती नजर आ रही, 23 बागी नेताओं को किनारे करने के मूड में है कांग्रेस पार्टी, और ये करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता देंगे अपनी सरकार से ज़्यादा मोदी सरकार से खुश है चीन के लोग। ग्लोबल टाइम के सर्वेक्षण में हुआ है बड़ा खुलासा, यानी चीन में मोदी का डंका बज रहा है। चीन शी जिनपिंग पूरी तरीके से हो चुका है परेशान। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि चीन में भी बड़ी संख्या में लोग उनके मुरीद हो चुके हैं। लद्दाख हिंसा के 3 महीने बाद चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा लिखे गए एक सर्वेक्षण में ये बातें सामने आ रही हैं कि अधिकांश चीनी अपने नेताओं से ज़्यादा PM मोदी की कार्यप्रणाली से खुश है। सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 50% चीनी नागरिक बीजिंग के अनुकूल प्रभाव रखते हैं, जबकि 50% लोगों ने भारत की मोदी सरकार की सराहना की है। लगभग 70% मानते हैं कि भारत में चीन विरोधी भावना काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वहीं 30% से अधिक लोगों का मानना है कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार होगा। सर्वेक्षण में शामिल 9% लोगों का कहना है कि भारत चीन के रिश्तों में सुधार अल्पावधि के लिए ही होगा, जबकि 25% के अनुसार दोनों देशों के संबंध लंबे समय तक मजबूत बने रहेंगे। तो ये एक सर्वे में भी ये बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोकप्रियता चीन में देखी गई है, इससे वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हवाइयाँ निकल गई हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट, आपको बता दें कि चीन के साथ तनाव के बीच दुश्मनों पर निगाह रखने को इसराइल से AWACS खरीदेगा भारत। 200 करोड़ डॉलर होंगे खर्च। दरअसल लद्दाख में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ जारी गतिरोध के बीच मोदी सरकार 2 फाल्कॉन हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली AWACS के अधिग्रहण को अगले सप्ताह की शुरुआत में पूरा करने की तैयारी है। भारत के पास 360 डिग्री पर घूमने वाले रोडोडोम के लगे 3 फ्लास्कॉन और DRDO निर्मित आवाक्सान हैं। वहीं चीन के पास 28 और पाकिस्तान के पास 7 हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में हवाई हमले को कमांड देने का काम करते हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि भारत इसको और मजबूत करेगा और इजराइल से अब कुछ और नए टेक्निक खरीदने जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान में भी खलबली है। पाकिस्तान तो यहाँ तक दुनिया से ये गुहार लगाने लगा है कि भारत हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है। ऐसे में आसपास के पड़ोसी देशों से अशांति और हो सकती है। ऐसे में इसको रोका जाए, यानी भारत में जो हथियार इकट्ठा हो रहे हैं इससे पाकिस्तान पसीने छूट रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट, आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान की नापाक दोस्ती को भारत वियतनाम मिलकर देंगे करारा जवाब। आपको बता दें कि चीन की नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में एक साथ 4 समुद्री इलाकों में युद्धाभ्यास करके अमेरिका को सख्त संदेश दिया है। चीन ने ये युद्धाभ्यास ऐसे समय पर किया जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और बम वर्षक विमान इस इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का उद्देश्य भले ही अमेरिका को संदेश देना था, लेकिन इस असर से अब उसके पड़ोसी देशों पर पड़ रहा है। इसी वजह से वियतनाम और भारत साथ आ रहे हैं, जो लगातार चीन और पाकिस्तान की नापाक दोस्ती को करारा जवाब दे सकते हैं। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम से सटे वूडी द्वीप पर अपना बेहद घातक बम वर्षक विमान तैनात कर दिया है।
हालांकि आपको बता दें कि वियतनाम को भी भारत कई हथियार देने पर विचार कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों में चीन को तीनों तरफ से घेरने की तैयारी। हम चलते हैं अगली अपडेट। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने दिया इस्तीफा, 4 महीने पहले संभाला था पद। दरअसल आपको बता दें कि चाइनीज शॉर्ट वीडियोस मेकिंग ऐप टिकटॉक की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ केविन मेयर ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। 4 महीने पहले ही मेयर ने ये पद संभाला था। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने फाइनेंशियल टाइम्स अखबार के हवाले से कहा है कि जनरल मैनेजर वनीसा पाइवजा को तत्काल प्रभाव से उनकी जगह से कंपनी की अतिरिक्त सीईओ बना दिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका में काफ़ी समय से टिकटॉक बैन किए जाने को लेकर बातें चल रही हैं। अमेरिका ने टिकटॉक को सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है। मेयर ने कर्मचारियों को लिखे पत्र में कहा है कि राजनीतिक माहौल तेज़ी से बदलने के बाद उन्होंने ये फैसला ले लिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि नेपाल अब विदेशी डिप्लोमेटिक सीधे राष्ट्रपति या नेताओं से नहीं मिल पाएंगे। जी हाँ, नेपाल ने चीन को दिया है बड़ा झटका। दरअसल चीनी राजदूत जिस तरीके से खास करके नेपाल के नेताओं से मिलकर वहाँ की सरकार को जोड़ने तोड़ने और बनाने का काम कर रहा था, इसके साथ ही अब नेपाल के बड़े मामलों पे भी हस्तक्षेप चीनी राजदूत का बढ़ रहा था। ऐसे में नेपाल के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय था। हालांकि इसको देखते हुए अब नेपाल ने बड़ा कदम उठाया है और नेपाल ने फिलहाल विदेशी एम्बेसडरों, विदेशी नेताओं, विदेशी अधिकारियों, विदेशी सचिवों को डायरेक्ट देश के नेताओं से मिलने पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में अब उनके लिए भी बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और इस तरीके से नेपाल ने चीन को बड़ा झटका दिया है। हालांकि आपको बता दें कि माना जा रहा है कि नेपाल ने जिस तरीके से चीन पर ये स्ट्राइक की है, कहीं ना कहीं ऐसे में अब और चीन और नेपाल के बीच टकराहट बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ओली सरकार बचाने में कहीं ना कहीं चीनी राजदूत का ही बड़ा हाथ था। लेकिन वहाँ की जनता ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और चीन की राजदूत को नेपाल में एंट्री पर बैन लगाने की मांग की और सरकार की खूब खिल्ली भी उड़ी और इसी की वजह से अब उसकी भरपाई करने के लिए ओली सरकार ने यह कदम उठाया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माना लद्दाख की स्थिति 1962 से संघर्ष के बाद अब सबसे गंभीर बनी हुई है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान सभी समझौते एवं सहमतियों का सम्मान करते हुए एक तरफा ढंग से यथास्थिति में बदलाव का प्रयास किए बिना ही प्रतिपादित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट किया। जयशंकर ने लद्दाख स्थिति को 1962 के संघर्ष के बाद सबसे गंभीर बताया है और कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अभी तैनात सुरक्षा बलों की संख्या में अभूतपूर्व है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी सीमा स्थितियों का समाधान कूटनीति के जरिए किया जाएगा। लेकिन लद्दाख के साथ विदेश मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि लगातार माहौल और टकराहट बढ़ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि सुशांत के पिता बोले रिया ने मेरे बेटे की हत्या की है। एक्ट्रेस ने कहा है कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा। अब ईडी की चिट्ठी देने पुलिस रिया के घर पहुंच गई। दरअसल आपको बता दें कि सुशांत मामले में CBI जांच के बीच सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रिया लंबे समय से मेरे बेटे को जहर दे रही थी और सुशांत की हत्यारी है। जांच एजेंसी को रिया और उसके साथियों की गिरफ्तार करके उसे सजा दिलानी चाहिए। मुंबई पुलिस की टीम गुरुवार को अचानक रिया के घर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी की चिट्ठी देने आए हैं। इससे पहले एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कहा था कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। हमने पुलिस को बताया है लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है, तो अब वो भी गुहार लगाने लगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने रद्द की दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की पार्षद सदस्यता। दरअसल आम आदमी पार्टी आपसे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पार्षद रहे दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के पार्षद सदस्यता निगम ने रद्द कर दी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इसके लिए एक बयान भी जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि 26 अगस्त को ताहिर हुसैन की सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत वार्ड संख्या ई पार्षद की सदस्यता को खत्म करने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन का नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की एक अदालत ने माना कि उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दूसरे समुदाय के खिलाफ अपने समुदाय को उकसाया है और इसी को देखते हुए फिलहाल उसकी याचिका को रद्द कर दिया और इसके कहीं ना कहीं ताहिर की
पार्षद सदस्यता को रद्द करना, ये अपने आप में अच्छी खबर है। हम चलते हैं अगली अपडेट। कांग्रेस की समिति में दिग्विजय और जयराम रमेश जैसे लोगों को जगह, सवाल उठाने वाले 23 नेताओं से किनारा। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए प्रमुख अध्यादेश पर पार्टी के पक्ष की चर्चा करने और उन पर तैयार रहने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। पार्टी की ओर से जारी किए गए विज्ञप्ति के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया था, जो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण अध्यादेश पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष पर चर्चा और उसे तय करने का काम करेगी। इस कमेटी में जिन 5 सदस्यों को शामिल किया गया है वो हैं पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, डॉक्टर अमर सिंह, गौरव गोगोई। विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है और उन 23 लोगों को साइड किया जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बंगाल चुनाव, बीजेपी के आक्रामक रुख ने बढ़ाई टीएमसी की परेशानी, नाराजगी भूल ममता बनर्जी ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया। जीएसटी और नीट परीक्षा के मुद्दे ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक में दूरी बनाए रखने वाली तृणमूल कांग्रेस इस बार साथ खड़ी नजर आई है। मानसून सत्र से पहले ठीक हुई इस बैठक से संसद और अंदर बाहर विपक्षी एकता की उम्मीद बढ़ी। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने की लगातार कोशिशें करती रही है, पर पिछली कुछ बैठकों में तृणमूल कांग्रेस गैर हाजिर रही है। ममता के रूप में आए इस बदलाव को कांग्रेस रणनीति पश्चिम बंगाल से जोड़कर देख रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल को लेकर भाजपा बेहद आक्रामक है। ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां एकजुट होकर मोर्चा बना लेती हैं तो तृणमूल कांग्रेस के लिए भाजपा का मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। तो ये अब नई बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली अपडेट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने का इनाम, यूपी में राज्यसभा जाएंगे जफर इस्लाम। दरअसल आपको बता दें कि यूपी की एक सीट के लिए आने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने अपनी ओर से प्रवक्ता और मीडिया में चर्चित चेहरे डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम को उम्मीदवार बनाया है। जफर इस्लाम कई मौके पर पार्टी के लिए रणनीति भूमिका निभा चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से बीजेपी में लाने में भी जफर इस्लाम की ही खास भूमिका रही है। ये सीट अमर सिंह के निधन से खाली हुई थी। अमर सिंह के निधन के बाद प्रदेश की इस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव में जफर इस्लाम का निर्विरोध निर्वाचन तय है। प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में है। ऐसे में संभव है कि कोई और पार्टी उम्मीदवार भी ना उतारे। नामांकन और निर्वाचन को लेकर ये बड़ा फैसला हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि देश विदेश के 150 शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को लिखा खत। परीक्षाओं में देरी हुई तो छात्रों के भविष्य से होगा खिलवाड़, कुछ लोग राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। दरअसल नीट और जेईई परीक्षा को लेकर देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़ के 150 शिक्षकों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा है कि इन परीक्षाओं में और देरी हुई तो स्टूडेंट के कैरियर से समझौता होगा। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि युवा और छात्र देश का भविष्य है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उनका कैरियर मुश्किल में आ गया है। एडमिशन और क्लासेस को लेकर बहुत सी आशंकाएं हैं जिन्हें जल्द ही दूर करना चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्रों ने 12वीं पास की है, लेकिन घर बैठकर इंतज़ार कर रहे आगे क्या करना चाहिए। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल परीक्षा कराया जाना चाहिए। मोदी सरकार का ये कदम अच्छा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। तस्वीरों में देखें गैंगस्टर अतीक अहमद की जब्त की गई 25 करोड़ रुपए की 5 प्रॉपर्टी। दरअसल प्रयागराज गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को कैंट थाने में भूमाफिया अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमों में अपराध से अर्जित संपत्तियों की कुर्की और जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई गैंगस्टर के तहत डीएम प्रयागराज भानुचंद गोस्वामी की ओर से अनुमति मिलने के बाद की गई है। आपको बता दें कि इसमें जिस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, ऐसे में अतीक अहमद को बड़ा झटका लग रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि पंचपतियों में खुलदाबाद चकिया मोहल्ले में भी 2 मकान जिनके बाजार कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए था उसको भी जब्त कर लिया गया है। और एक के बाद एक इन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। ये बड़ी खबर है। यूपी में अब इन लोगों की खैर नहीं है, ऐसे बाहुबलियों की योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।